हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बढ़िया होना चाहिए। तो फाइनली बहुत 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 टाइम के बाद सर हमारी अमेंडमेंट क्लास नंबर 6 आज यहाँ पे आ रही है जी। ठीक है जी, आपसे मैंने कहा था वैसे मैं मार्च में कंप्लीट कर दूंगा, बट मेरा टाइम शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है। उधर से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, तो इसलिए मैं पूरी क्लासेस डाल नहीं पा रहा था। उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ, बट मैं अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता है सर मैं प्लीज़ आपके लिए कर रहा हूँ। तो आज हम अमेंडमेंट क्लास नंबर 6 यहाँ पे करने जा रहे हैं जी। अमेंडमेंट क्लास नंबर 6 में हमें इनकम टैक्स का ये लगा लो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ना, पीजीबीपी के अंदर आपकी जितनी अमेंडमेंट्स आई हैं आज हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। अगर मैं आज की क्लास की बात करता हूँ सर, आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब कम से कम मैं ये कह रहा हूँ कि 5 से 10 नंबर तक का एक क्वेश्चन जो होगा ना वो अमेंडमेंट के अंदर से पक्का बनेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस चैप्टर में काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स आई हैं, काफ़ी सारी मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं और वहाँ से क्वेश्चन बनने के पक्का पक्का चांसेस हैं। ठीक है जी। अच्छा, बट ये ध्यान रखना अमेंडमेंट 6 क्लास से पहले ना मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आई होप आपने 1 से लेके 5 तक सारी अमेंडमेंट क्लास आपने देख ली होंगी जी। अब जिन बच्चों ने नहीं देखी वो डायरेक्टली ये वाली क्लास देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मैंने 5 अमेंडमेंट क्लास पहले डाल दी हैं और ये आज मेरी अमेंडमेंट क्लास नंबर 6 जो है पीजीपी की आज मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। और एक अनाउंसमेंट मैं साथ में और करने जा रहा हूँ कि मैंने इनकम टैक्स की बुक आपको पता कि 31 मार्च को मेरी आ जाएगी। बुक मेरी प्रिंटिंग में है, उसकी प्रिंटिंग में 1-2 दिन का डिले हो चुका है, तो बुक आपको थर्सडे से ना मतलब वीरवार से थर्सडे से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और मेरी 2 बुक्स आ रही हैं इनकम टैक्स की, एक तो डिटेल वाली बुक है वो भी आपको थर्सडे से मिल जाएगी, और जो बच्चे ओल्ड सिलेबस के हैं सिर्फ एमसीक्यूज की बुक लेना चाहते हैं वो भी आपके थर्सडे से आ जाएगी। मतलब एमसीक्यूज बुक एंड डिटेल बुक दोनों ही अवेलेबल हो जाएंगी। आपको लक्ष्मी नगर से, पटेल नगर से या makemydelivery.com से कहीं से भी आप परचेज कर सकते हो। उसके अंदर सारी अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट होंगी। ठीक है जी। इधर सुना ध्यान से, इधर सुना ध्यान से। अब आज की क्लास में मैंने अमेंडमेंट क्लास नंबर 6 यहाँ पे स्टार्ट करनी है जी। ठीक है जी। आई होप आपने सारी अमेंडमेंट अच्छे से कंप्लीट कर ली होंगी। ठीक है जी। आपने प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने 1 से लेके 5 तक सारी अमेंडमेंट आपने अच्छे से देखनी है पहले। ठीक है जी। इधर देखो ध्यान से। अब अगर मैं पीजीपी की बात करता हूं ना, तो पीजीपी के अंदर आपके किन किन सेक्शंस में अमेंडमेंट्स आई हैं पहले एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं जी। देखो, अगर मैं पीजीपी की बात करता हूं, सबसे पहली जो अमेंडमेंट है ना दैट इज चार्जिंग सेक्शन। जो हमारा चार्जिंग सेक्शन 28 था उसके अंदर अमेंडमेंट नंबर 1 यहां पर आई है 28, क्लोज नंबर 2 यहां पर ऐड हुआ है। फिर एक अमेंडमेंट आई है 28 के अंदर ही सेकेंड अमेंडमेंट है। 28 को मैं तो या बोलूं 6A बोलूं या V1A बोलूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 6A जो है वो नया क्लोज यहां पर इंसर्ट किया है और इट मींस अमेंडमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो मैंने ऊपर स्टार बनाया हुआ है। फिर एक अमेंडमेंट आई है सेक्शन नंबर 43(1) आपका ना एक्चुअल कोस्ट का होता है। उस एक्चुअल कोस्ट में एक्सप्लेनेशन 1 इन्होंने ऐड की है। ये भी अमेंडमेंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एक सेक्शन 49(9) है, वो पीजीपी का नहीं है, कैपिटल गेन का है। बट कैपिटल गेन का मैंने यहाँ पर क्यों डाल दिया, क्योंकि यहाँ से लिंक करता है। अमेंडमेंट 49(9) के अंदर भी है। एक सेक्शन 242A याद करो, होल्डिंग पीरियड वाला, उसके अंदर भी अमेंडमेंट है। वैसे मैं कैपिटल गेन में करा चुका हूँ बट मैं दोबारा से यहाँ पर रिवाइज करवा दूंगा। फिर एक अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट नहीं बोलूंगा सर, ये लगा लो कि मोस्ट 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 इंपोर्टेंट जो अमेंडमेंट है ना पीजीबीपी की, दैट इज सेक्शन नंबर 44AE। उसके अंदर बहुत मेजर चेंज आया है और कंफर्म लिख के दे रहा हूं कि जिनके भी एग्जाम अब आने वाले हैं ना, कंफर्म यहां से 200% क्वेश्चन बनेगा 44AE का, ये बात ध्यान देना। अमेंडमेंट क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे आपको, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना है कि मैक्सिमम एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कौन से क्वेश्चन फ्रेम करेगा, सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। फिर एक अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 43CA के अंदर आई है। सेक्शन नंबर 43C के अंदर ना वही सेम अमेंडमेंट है जो हमने 50C के अंदर की थी। अगर आपने अमेंडमेंट क्लास नंबर मेरे ख्याल से 3rd या 4th थी कैपिटल गेन की, अगर आपने 50C देखा होगा ना तो ऑलमोस्ट ये लगा लो 100% सेम अमेंडमेंट 43CA के अंदर भी आई है। ठीक है जी। और फिर एक अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 43CB के अंदर है, वो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो मेन आपकी इस चैप्टर में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है ना वो सारी इन सेक्शंस के अंदर आई है। अब 1 by 1 स्टार्ट कर रहा हूं जी। प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, इस क्लास को बहुत ध्यान से देखना और मैक्सिमम हर बच्चे के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट देना कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपको हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही। सर प्लीज मुझे बताया करो, क्योंकि आपका जो रिव्यू है ना, आपका रिव्यू ही मेरा मोटिवेशन है, बिलीव मी। और आप मेरे लिए इतनी प्रे करते हो, आपकी ब्लेसिंग से, आपके प्यार से ही सर मुझे मोटिवेशन मिलता है।
बस प्रे किया करो, अपनी दुआओं में याद रखा करो कि भगवान मुझे सही रखे, मैं दिन रात आपके लिए एक करके यहां पर बैठ जाऊं, बस आपकी प्रे अगर होगी तो बिलीव में आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं जी। ठीक है जी, इधर सुना ध्यान से। अब अगर मैं अमेंडमेंट क्लास 6 की बात करता हूं, सबसे पहली अमेंडमेंट जो है ना, दैट इज सेक्शन नंबर 28(2) के अंदर आई है। अब आपको बता रहा हूं कि अमेंडमेंट आई क्या सर, यहां पर देखो मैंने लिखा है ओल्ड लॉ और ये आपका न्यू लॉ है। अब ओल्ड लॉ जो था ना, ओल्ड लॉ पहली बात तो सेक्शन नहीं था, आपकी बहुत सारी हाई कोर्ट की जजमेंट थी, उन हाई कोर्ट की जजमेंट को गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, उन सारी जजमेंट को ओवर रूल करके गवर्नमेंट ने क्लोज यहां पर इंसर्ट कर दिया। अच्छा, अभी तक हाई कोर्ट की जजमेंट बोलती क्या थी पहले वो समझ लेते हैं। अभी तक गवर्नमेंट ये बात कहती थी, कॉम्पनसेशन रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट टैक्सेबल। इट मीन्स कोई अगर हमारा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपसे कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको मैंने टर्मिनेट कर दिया, उसको मैंने मॉडिफाई किया, उसके बदले में जो भी कॉम्पनसेशन मिलता था ना, तो हाई कोर्ट की जजमेंट ये बात बोलती थी कि वो पैसा आपके हाथ में नॉन टैक्सेबल होगा। फिर एक यहां पर और पॉइंट था कि कॉम्पनसेशन रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू कैपिटल एसेट इज ऑल्सो नॉन टैक्सेबल। इट मीन्स कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिजनेस का है, नॉर्मल है, तो भी वो नॉन टैक्सेबल था, अगर वो कैपिटल एसेट से रिलेटेड था ना तो भी वो नॉन टैक्सेबल था। अब एक बार सोच के था ना, अगर मेरे को पैसा मिला और मेरे हाथ में एज पर हाई कोर्ट की जजमेंट वो नॉन टैक्सेबल होगा तो गवर्नमेंट को लॉस है प्रॉफिट है? गवर्नमेंट को लॉस है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर में सेक्शन 28 का सेकंड क्लॉज इंसर्ट कर दिया और अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि सारी हाई कोर्ट की जजमेंट अब बेकार है, इन सबको ओवर रूल करके हम एक पॉइंट लेकर आ रहे हैं। देखो मैंने क्या लिखा है, नाउ एज पर द अमेंडमेंट एनी कंपनसेशन, सर प्लीज ध्यान से, एनी कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन टू ऑफ एनी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट इवन रिलेटिंग टू कैपिटल एसेट इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। तो सिंपल सी बात ये निकल कह रही कि भैया अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका बिजनेस का है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका बिजनेस का है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, वहां से मिलने वाला पैसा जो होगा ना आपके हाथ में टैक्सेबल होगा अंडर हेड पीजीबीपी, चाहे वो कैपिटल एसेट से ही क्यों ना रिलेट करता हो। अब मुझे फटाफट से बता दो सर, याद करो ऐसी कुछ अमेंडमेंट हमने अदर सोर्स में भी की थी। सर अदर सोर्स में याद करो मैंने कहा था ना कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस का नहीं है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस का नहीं है और फिर पैसा मिल रहा है तो वो टैक्सेबल कहां पर होगा? अदर सोर्स में। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे वो कैपिटल एसेट से ही रिलेटेड क्यों ना हो, तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, वो सारा प्रॉफिट जो होगा वो आपका बिजनेस में टैक्सेबल होगा। तो फटाफट से मुझे सोच के बताना, चाहे वो न्यू सिलेबस के बच्चे हैं चाहे वो ओल्ड के हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एनी कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर द टर्मिनेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू कैपिटल एसेट, चाहे वो बोलेगा अगर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है रिलेटेड टू कैपिटल एसेट नहीं भी है, इन दोनों केस में बिजनेस की इनकम मानकर टैक्सेबल कहां पर करेंगे? पीजीबीपी के अंदर। बस ये बात ध्यान देना, अमेंडमेंट नंबर 1 आपकी ये वाली आई है। आई होप क्लियर होगी जी। पहले ये नॉन टैक्सेबल था, पहले नॉन टैक्सेबल था, अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, टैक्सेबल। अमेंडमेंट नंबर 1 जो है आपकी यहां पर ये वाली अमेंडमेंट आई है। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? यस सर। लो जी अब सुना ध्यान से। अब अगर मैं अमेंडमेंट नंबर 2 की बात करता हूं जी, अमेंडमेंट नंबर 2 जो है ना सेक्शन 28 में ही है, इसका क्लोज नंबर 6A इन्होंने नया ऐड की है। अच्छा अब ये क्लोज नंबर 6A नया पता है ऐड कौन सा किया है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं जी। याद करो आपने एक चैप्टर किया होगा कैपिटल गेन का, याद आ रहा है कुछ? कैपिटल गेन में ना एक सेक्शन आपने किया होगा, सेक्शन 247। सर सेक्शन 247 सर, हाँ हमें याद आ गया, ट्रांसफर का था। उस ट्रांसफर में ना आपने ये किया होगा, मैंने क्लास में कहा था कि अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं ना उसको हम ट्रांसफर बोलते हैं। और फिर कैपिटल गेन टैक्सेबल कब होंगे? याद करो सेक्शन नंबर 45(2) में क्या था, व्हेन एसआईटी सोल्ड करोगे तो कैपिटल गेन टैक्सेबल होते हैं। एक बार दोबारा से बोलो, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया तो वो ट्रांसफर है, और टैक्सेबल कहां पर होंगे? जब एसआईटी सोल्ड करोगे ना, फिर मैंने कहा था उस ईयर में 2 इनकम टैक्सेबल होती है, कैपिटल गेन और बिजनेस की। अब बच्चा ये बात कहता है सर हाँ हमें याद आ रहा है, आपने कहा था कि कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करूंगा तो उस केस में ट्रीटमेंट है, बट स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करोगे ना उस केस में ट्रीटमेंट नहीं था। अब जहां पर ट्रीटमेंट नहीं था ना स्टॉक इन ट्रेड को, अगर मैं कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करता था तो उस केस में अब गवर्नमेंट ने वहां पर लो बना दिया। इट मींस अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे तो 45(2) में आप जाओगे, अगर स्टॉक इन ट्रेड को आपने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया तो गवर्नमेंट ने क्लोज ऐड कर दिया सेक्शन नंबर 28(6)(a)। अब बच्चा ये बात कहना चाह रहा है
सर एक बात मुझे बताना, अगर मान लो आज मैं कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करता हूं और फिर जब मैं आगे सेल करूंगा तो आपने कहा था पहले लगेगा कैपिटल गेन फिर लगेगा पीजीपी, तो आज वही सेम है, आज उसमें कोई चेंज नहीं है, ध्यान रखना उसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज क्या निकल कर आया कि अगर मैं स्टॉक इन ट्रेड, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टॉक इन ट्रेड है, सर मान लो मेरा बिजनेस है शेयर्स का, मेरा बिजनेस है बिल्डिंग का, मेरा बिजनेस है गोल्ड का, इस स्टॉक इन ट्रेड को ना मैंने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया, उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके लिए सेक्शन 28(6) से आया है। अब देखो जी गवर्नमेंट ने क्या बोला सेक्शन नंबर 28(6) के अंदर, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री। सर ध्यान रखना, इन्वेंट्री का मतलब चाहे वो शेयर्स हो, गोल्ड हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, आपकी इन्वेंट्री होनी चाहिए बस। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। हाँ फटाफट से मुझे बोल देना, सेक्शन 28(6) से क्या कह रहा है, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करना है या स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करना है। सर स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करोगे ना, तो जिस दिन तुमने कन्वर्ट किया उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, उसको हम बिजनेस में टैक्सेबल करेंगे। तो एक बार दोबारा बोलूंगा सर, एक बात मैंने सोच के बताना, कैपिटल एसेट को अगर मैं स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहा हूं, उसका ट्रीटमेंट तो हम सब जानते हैं सेक्शन नंबर 45(2) में होता है। बट अब गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया, तो जिस दिन कन्वर्ट किया उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, वो बिजनेस में आपकी टैक्सेबल होगी, बस ये बात ध्यान दो। अच्छा बच्चा ये बात कहना चाह रहा है सर जब वो फिर कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद अगर हम सेल करेंगे फिर तो कैपिटल गेन ही लगेगा, फिर तो कैपिटल गेन लगेगा। इट मींस पता क्या कहना चाहता हूं, इधर देखो ध्यान से, कहना ये चाहता हूं कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया फिर आगे सेल किया, तो मैंने क्या बोला था, याद करो 45(2) में इतने हिस्से पर लगेगा कैपिटल गेन, इतने हिस्से पर लगेगा पीजीबीपी, ध्यान आ रहा है। अब रिवर्स करो, अगर मैं स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करूंगा फिर सेल करूंगा, अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई इतने हिस्से पर लगेगा पीजीबीपी और इतने हिस्से पर लगेगा कैपिटल गेन। अब बच्चा ये बात कहता है सर जो आप क्लास में बोलते थे कि उसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो क्या उसका ट्रीटमेंट अब आ चुका है? यस, अब गवर्नमेंट यहां पर ये नया लॉ लेकर आ चुकी है। तो सिंपल सी बात आ रही है सर, अगर मैं ये वाला केस करूंगा तो ये हमने पहले भी क्लास में पढ़ा था, अब अगर मैं ये वाला केस करूंगा ना, अमेंडमेंट इस केस में आई है कि अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया तो कन्वर्जन के दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, उसको हम बिजनेस में टैक्सेबल करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। आपको मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। इधर देखो ध्यान से, ये आपके सामने ना मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन वैसे मैंने कैपिटल गेन की अमेंडमेंट के अंदर भी कराया था, बट वहां पर मैंने कराया था एज कैपिटल गेन की तरह, अब यहां पर कराऊंगा बिजनेस की तरह। बहुत ध्यान समझना चाहिए, इधर सुनो ध्यान से। एक मिस्टर ए हैं, इन्होंने शेयर्स एक्वायर किए एज स्टॉक इन ट्रेड ऑन 1 जनवरी 2012 फॉर 150 करोड़। हनी सोच के बोला, पहले तो मुझे इतना बताओ जो आपने शेयर होल्ड किए हैं, हनी बोल दो यार फटाफट से, आज जो आपने शेयर होल्ड किए हैं वो शेयर आपने होल्ड कैसे किए हैं? स्टॉक इन ट्रेड। उसने बोला 1119 को आपने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया और जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू 250 करोड़ है और आपने बुक्स में एंट्री पास की है 225 करोड़। इट मींस कहना क्या चाह रहा हूं कि आपने बुक एंट्री पास की 225 करोड़ की, जबकि मार्केट वैल्यू उसकी 250 करोड़ है, ठीक है जी। फिर आपने क्या किया, 1120 को सेल कर दी। कितने की सेल की? 600 करोड़ रुपए की सेल कर दी। उसने आपसे यह पूछ लिया इस क्वेश्चन में ना बिजनेस की इनकम निकाल दो, इस क्वेश्चन में कैपिटल गेन की इनकम निकाल दो। अब सोच के बोला अगर यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप क्या करके आओगे? अब बच्चा ये बात कह रहा है सर आपने बोला कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है, अब एक बार सोच के बोला सर हमें बेस बनानी है एफएमवी। अब एफएमवी अगर बेस बनानी तो एफएमवी 250 है, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम इसको बिजनेस की तरह टैक्सेबल करेंगे। 250 माइनस में कॉस्ट कितनी है? 150, तो 100 करोड़ रुपए आपकी बिजनेस की इनकम निकल के आएगी जो टैक्सेबल होगी। बट एक बात मैंने सोच के बताना, 100 करोड़ रुपए की इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए, बट इस असेसी ने पता कितनी टैक्सेबल की है? उसने पता क्या किया हुआ है? उसने ये किया हुआ है, देखो असेसी ने क्या शो किया है, 225 माइनस में 150, उसने दिखाई है 75 करोड़। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा, एक बात मैंने सोच के बताओ, क्वेश्चन में क्या लिखा है? उसने बुक्स में एंट्री पास की है 225 करोड़ की। अब मैंने बुक्स में 225 करोड़ की एंट्री पास की, इट मींस मैंने दिखाई 225 की है, 225 माइनस में 150, 75 करोड़ में बिजनेस की इनकम दिखाई। जबकि गवर्नमेंट ने क्या बोला, बेस क्या बनेगा? एफएमवी। इट मींस जो मैंने 75 करोड़ रुपए की इनकम दिखाई है, अब अपने आप बोल देना आप क्या करोगे, उसमें 25 करोड़ रुपए एड बैक करोगे, क्योंकि इनकम आनी चाहिए 100 करोड़ रुपए,
आपने दिखाई कितनी है 75 करोड़ रुपए। देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला 25 करोड़ रुपए आप ऐड बैक करे जाएंगे इसके अंदर, ये बात ध्यान देना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म बनने के चांस है। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जो भी कन्वर्जन के दिन की फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसको बेस बनाना है। आपने बुक्स में एंट्री क्या पास की है उसको इग्नोर मत कर देना, तो इसको इग्नोर करके चलना है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। अब मुझे फटाफट से बोलो जी। अब अगर क्वेश्चन बनेगा स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया तो बेस क्या बनेगा फेयर मार्केट वैल्यू, बुक एंट्री हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है जी। अच्छा कैपिटल गेन में फिर क्या होगा, कैपिटल गेन में देखो जी पोहा क्या बनेगा 1119 से लेकर 31 दिसंबर 19 तक, दैट इज 242BA। मैंने कहा था ना अमेंडमेंट आई है 242BA के अंदर, वो ये वाली है कि होल्डिंग पीरियड जो लेके चलेंगे ना वो स्टार्टिंग से नहीं लेंगे, जिस दिन कन्वर्ट किया वहां से लेके एंड तक लेके चलेंगे। कैपिटल गेन में सेल प्राइस 600 करोड़ माइनस में कोवा क्या लूंगा, देखो जो एफएमवी है वही कॉस्ट बन जाएगी 250, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा 350 करोड़, तो ये कोवा बनेगी 250 करोड़। ये बात कहां लिखी है सेक्शन नंबर 49(9), ये अमेंडमेंट आई है। तो सिंपल सी अमेंडमेंट पता क्या निकल कर आई है, उसने पता क्या बोला कि जो तुमने बुक्स में एंट्री पास की है ना वो तुम्हारी कॉस्ट नहीं बनेगी, जो एफएमवी है वो तुम्हारी कॉस्ट बनेगी। सर एक बात मैंने सोच के बताना, जो हम कैपिटल गेन में क्वेश्चन करते थे 45(2) वाला, वहां पर भी बेस क्या बनता था एफएमवी बनता था ना, यहां पर भी सेम कम चल रहा है। मतलब कन्वर्जन के दिन की एफएमवी तुम्हारी बिजनेस में जाएगी और वही एफएमवी तुम्हारी कैपिटल गेन में क्या बन जाएगी कॉस्ट, बस ये बात ध्यान दो। अच्छा अब यहां पर एक अमेंडमेंट पता क्या निकल के आई है, एक एक्सप्लेनेशन 1A इन्होंने सेक्शन 43(1) में ऐड की है। उसने ये बोला कि जब तुम कैपिटल एसेट को, एक बात मैंने बताना चाहिए, लेट्स गिव एन एग्जांपल, ये मेरे पास स्टॉक इन ट्रेड है, इसको मैंने कन्वर्ट किया कैपिटल एसेट में, अब इसको मैंने अपने बिजनेस में यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब सोच के बोला अगर मैं कैपिटल एसेट को अपने बिजनेस में यूज करना स्टार्ट कर दूंगा तो मैं क्या क्लेम करूंगा, डेप्रिसिएशन। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर डेप्रिसिएशन अब किस वैल्यू पर क्लेम करोगे, तो वही सेम बात जो तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस पर क्लेम करेंगे। देखो उसने क्या बोला, वेयर द कैपिटल एसेट इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट टू दी असेसी शेल बी द फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब जो तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस पर तुम क्या क्लेम करोगे, डेप्रिसिएशन 250 करोड़ पर, यह बात ध्यान देना। तो सिंपल सी बात मुझे निकल के आ रही है सर, फटाफट से कंक्लूड करो। हाँ नहीं अभी तक मैंने क्या कराया सर, सबसे पहले अमेंडमेंट कि अगर मुझे कोई पैसा मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन का, कॉन्ट्रैक्ट के मॉडिफिकेशन का, वो टैक्सेबल होगा बिजनेस के अंदर, चाहे वो कैपिटल एसेट से रिलेट ही क्यों ना कर दो। सर फिर आपने हमें कहा अगर स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करेंगे फिर आगे सेल करेंगे तो इतने हिस्से पर पीजीवीपी, इतने हिस्से पर कैपिटल गेन आएगा। और जब बिजनेस की इनकम निकालेंगे बेस क्या बनेगा एफएमवी, तो एफएमवी माइनस में कॉस्ट, ये मेरी इनकम आ जाएगी। अगर मैंने बुक एंट्री से इनकम दिखाई है तो जितना डिफरेंस आएगा वो मैं इनकम में ऐड बैक कर दूंगा, ये आपने बोला है। फिर आपने बोला जब वो कैपिटल एसेट आगे सेल करेंगे तो सेल प्राइस हमें पता होगा, इसकी कॉस्ट क्या बनेगी, वही एफएमवी जो वहां पर बिजनेस में हमने टैक्सेबल किया ना वही एफएमवी की कॉस्ट बन जाएगी। और अगर इसको हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन के लिए हम कॉस्ट क्या बनाएंगे कि वही एफएमवी जो होगी ना वही मेरी कॉस्ट बन जाएगी। तो सिंपल सी बात, रटने वाला बच्चा, हाँ जी अब बारी आ गई रटने वाले बच्चों की। अब जो बच्चा रटना चाहता है ना कि सर करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है कि जो तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना उसको ही बेस बनाना है। बिजनेस में वो बेस बनेगी, डेप्रिसिएशन के लिए वो बेस बनेगी, और जब तुम कैपिटल गेन निकालोगे तो तुम्हारी कॉस्ट जो होगी वही तुम्हारी एफएमवी होगी। बस ये बात ध्यान दो, ये पूरा क्रक्स हमारा निकल के आ रहा है इस अमेंडमेंट का। आई होप आपको समझ में आ चुका है। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, फिर भी इस अमेंडमेंट में कोई दिक्कत आ रही है सर प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना, क्योंकि कंफर्म 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन बनने के चांस है। और जिनके एग्जाम ओल्ड सिलेबस में है वहां पर गोले भरने को आ जाएंगे कि बताओ किसको बेस बनाना है, तो आंसर आएगा एफएमवी। बस ये बात ध्यान दो, पक्का पक्का, यस सर। चलो जी इधर देखो ध्यान से, अब ये वाली अमेंडमेंट तो हमारी हो गई है जी। अगली अमेंडमेंट सबसे बढ़िया अमेंडमेंट जी, खतरनाक अमेंडमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट और 200% आने के चांस हैं। तो प्लीज इस अमेंडमेंट को मिस मत करना सर। पहले वाली अगर आपने क्लास नहीं देखी, मतलब इससे पहले वाली अमेंडमेंट नहीं देखी या आपको अच्छे समझ में नहीं आई, उसको एक बार दोबारा देख लेना। बट इस अमेंडमेंट को तो मैं कह रहा हूं लिख के ले लो सर, 200% आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से बनेगा, क्योंकि अमेंडमेंट बहुत बढ़िया आई है। एक बात मैं सोच के बताऊं पहले तो, ये सेक्शन 44AE जो हमने क्लास में किया था, याद आ रहा है कुछ किसका था? सर आपने ना, हमें याद आ रहा है वो 44AE सर, हाँ याद आ गया हमें। वो हमने क्लास में आप बोलते थे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है कुछ,
प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ना आप ये बोलते थे कि जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, या छोटे मोटे प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट एक सेक्शन लेकर आती है। और हमें याद आ गया, आपने हमें कहा था एक 44 AD होता है, जिसमें टर्नओवर का 8% इनकम मानते हैं, अगर ऑनलाइन पेमेंट होती है तो 6% मानते हैं। सर क्या उसमें चेंज आया? उसमें कोई भी चेंज नहीं है, 44 AD आज भी सेम है। सर एक आपने 44 AD कहा था, वो प्रोफेशनल वाला, जिसके अंदर हम ग्रोस रिसिप्ट का 50% इनकम मानते हैं। सर क्या उसमें चेंज आया? उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। सर फिर चेंज आया किसमें है? 44 AE में चेंज आ गया। याद करो सर, मैं आपको क्लास में ना 44 AE बोलता था, तो मैं क्लास में ना आपको ये बात बोलता था कि 44 AE में ना एक जमाना ऐसा था कि जहां पर गवर्नमेंट ये बात बोलती थी कि हैवी गुड्स व्हीकल और अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल पर आपकी 2 लिमिट होती थी। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, हैवी और अदर्स को कंबाइन करके फिर एक लिमिट बना दी थी 7500 रुपए पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, और ये लिमिट थी पर ट्रक की। और मैंने कहा था 44 AE में पूरे साल में 10 से ऊपर ट्रक आपके पास नहीं होने चाहिए। याद आ रहा है कुछ? सर याद तो आ रहा है हमें, हाँ याद आ गया सर। आपने कहा था कि चाहे एग्जाम में ना क्वेश्चन कोई भी दिया हो, हैवी गुड्स व्हीकल वाला दिया हो, चाहे वो लाइट गुड्स व्हीकल वाला दिया हो, चाहे वो मीडियम गुड्स व्हीकल वाला दिया हो, हर केस में 7500 रुपए की लिमिट है, 7500 रुपए पर मंथ है और पार्ट ऑफ मंथ है, और एक ट्रक की है। अब जितने ट्रक दिए होंगे, जितने महीने यूज किया होगा ना, उसको 7500 से मल्टीप्लाई करके आंसर देकर आना है। सर क्या उसमें चेंज आ गया क्या? यस, चेंज आ गया। सर एक बात मैंने सोच के बोला, जब मैं क्लास में आपको बोलता था ना, तो मैं ये बात बोलता था कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें तो 7500 रुपए गवर्नमेंट ने लिमिट रख तो दी, बट इसमें दिक्कत आती है। इसमें दिक्कत क्या सोच के बताना सर, एक आपके सामने इतना बड़ा ट्रक है और एक आपके सामने बिल्कुल छोटा सा ट्रक है। अब एक छोटा ट्रक है, एक मीडियम ट्रक है, एक इतना बड़ा ट्रक है जो हैवी गुड्स व्हीकल है। अब गवर्नमेंट बोले कि तीनों ही केस में लिमिट सेम होगी, तो हैवी वाले तो फायदा उठा रहे हैं, छोटे मोटे ट्रक वाले कह रहे हैं भैया ये क्या मतलब है? इट मींस भाई साहब हमारा छोटा सा ट्रक है, हम भी सेम टैक्स पे करें और बड़ा ट्रक वाला भी सेम टैक्स पे करें, ये तो गलत बात है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, छोटे की लिमिट कम नहीं की, गवर्नमेंट ने छोटे की लिमिट कम नहीं की, हैवी गुड्स व्हीकल की लिमिट बढ़ा दी। इट मींस अब ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, हैवी गुड्स व्हीकल को अलग लेके चलोगे और अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल को अलग लेके चलोगे। तो प्लीज 200% क्वेश्चन बनेगा। दोबारा बोल रहा हूं सर, अभी तक क्या था? देखो ओल्ड लॉ में क्या था, 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ पर व्हीकल, चाहे वो हैवी है, लाइट है, मीडियम है, अभी तक ये था। अब ये लो खत्म हो चुका है सर, अब यहां पर नहीं करना। अब बच्चा कह रहा है चेंज क्या आया? चेंज सिर्फ इतना आ गया, हैवी गुड्स व्हीकल को अलग कर दिया है, अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल को अलग कर दिया। अब बच्चा कह रहा है सर अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन गया लाइट गुड्स व्हीकल, या अगर क्वेश्चन बन गया मीडियम गुड्स व्हीकल, तो हम क्या करेंगे? आपको लाइट गुड्स व्हीकल बने, मीडियम गुड्स व्हीकल बने, या वो यूं बोले अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल, तो सेम बात है। अगर वो अपने मुंह से बोलेगा ना हैवी गुड्स व्हीकल, तो अलग केस है, उसको छोड़कर बाकी सब केस में अलग केस है। अब बच्चा कह रहा है सर अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट पता है कहां पर है? अमेंडमेंट सिर्फ हैवी गुड्स व्हीकल में है, अदर देन हैवी में आज भी आपने सेम करना है जो पहले था। हेलो चलो जी, चलो अब समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इधर देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा है। इट मींस अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना, हैवी गुड्स व्हीकल जो है उसको आप अलग लेके चलोगे, अदर देन हैवी को अलग लेके चलोगे। अब अमेंडमेंट जो आई है ना, वो हैवी गुड्स व्हीकल में है, अदर देन हैवी में नहीं। इट मींस अदर देन हैवी में सेम वही है जो अभी तक आपने क्लास में किया, 7500 रुपए पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ और पर ट्रक। जितने ट्रक होंगे, जितने महीने होंगे, उसको 7500 से मल्टीप्लाई करोगे। ये सारा केस कब लगेगा? अदर देन हैवी में। अच्छा बच्चा कह रहा है सर हैवी में क्या कर दिया? आओ देखते हैं जी। हैवी गुड्स व्हीकल में गवर्नमेंट ने बोल दिया 1000 रुपए पर टन, किसका? 1000 रुपए पर टन किसका? ऑफ ग्रोस व्हीकल वेट पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। भाई साहब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया? गवर्नमेंट कह रही जितना तुम्हारा ग्रोस व्हीकल वेट है, मतलब जितना तुम्हारा ग्रोस व्हीकल वेट है 1000 रुपए पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। इसका मतलब क्या है सर? यहां पर एक बात मैं बताना,
गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है भैया अब जो हैवी गुड्स व्हीकल में हो गया ना, अब वो 7500 रुपए पर मंथ की लिमिट नहीं है। अब जो तुम्हारी लिमिट है ना वो 1000 रुपए पर टन है। 1000 रुपए पर टन है। 1000 पर टन किसका? ऑफ ग्रोस व्हीकल वेट। अब मन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि ग्रोस व्हीकल वेट का मतलब क्या है। इधर देखो ध्यान से, अगर मैं ग्रोस व्हीकल वेट की बात करता हूं, ग्रोस व्हीकल वेट मींस एनी गुड्स कैरीज द ग्रोस व्हीकल वेट ऑफ विच एक्सीड ₹12,000 kg। मतलब जो 12,000 किलो से, सर दोबारा बोल रहा हूं, 12,000 किलोग्राम से ऊपर जिसका वेट होगा ना उसको हम बोलेंगे हैवी गुड्स व्हीकल। इट मींस हैवी गुड्स व्हीकल, पहली बात तो हैवी गुड्स व्हीकल गवर्नमेंट ने किसको बोला, पहले ये क्लियर करो। हैवी गुड्स व्हीकल गवर्नमेंट ने किसको बोला? गवर्नमेंट ने बोला भैया जिसका ऐसा गुड्स कैरीज जिसका वेट जो होगा वो 12,000 किलोग्राम से ऊपर होगा। अब सर एक बात ध्यान रखना, 1000 में 1 टन में कितना होता है? 1 टन में 1000 किलो होते हैं। तो 1 टन में अगर 1000 किलो होते हैं तो 12,000 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया? अप्रोक्सीमेट 12 टन। 12 टन हो गया ना। अब यहां पर ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा ना, गवर्नमेंट ने क्या बोला? अब 1000 रुपए पर टन का रेट है। मतलब 12,000 से, अब ध्यान से सुना, 12,000 तक या 12,000 से कम वाले वो तो आएंगे अदर देन हैवी में, और जिनका वेट 12,000 किलो से ऊपर पहुंच जाएगा, जिनका वेट 12,000 किलो से ऊपर पहुंच जाएगा वो किस में आ जाएंगे? हैवी गुड्स व्हीकल में आ जाएंगे। तो सर अब ध्यान रखना, हैवी गुड्स व्हीकल गवर्नमेंट ने बता दिया कि 12,000 ऊपर से 12,000 किलो से ऊपर वाले वो हैवी में जाएंगे, और 12,000 किलो या उससे कम वाले अदर देन हैवी में जाएंगे। अब अदर देन हैवी में क्या लगेगा? 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। और हैवी में गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया? 1000 पर टन। अब 1000 पर टन, आओ जी देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। इधर देखो ध्यान से, एग्जाम्पल ध्यान समझना, सेम एग्जाम्पल आपके एग्जाम में बन सकता है जी। एज्यूम एन एसएससी ओन्स 10 गुड्स कैरीज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एज अंडर। सबसे पहले देखो जी, व्हीकल यहां पर लिखे हैं, व्हीकल नंबर लिखे हैं, ग्रोस वेट इन किलोग्राम 7500, 9000, 10,000, 12,000। मेरा पूरी सीएस फैमिली से क्वेश्चन है बस। इनका वेट देखो अभी तक 12,000 तक है, तो सोच के बोलना 12,000 तक अगर है तो अगर मैं ओल्ड लो की बात करूं, ओल्ड लो में, ओल्ड देखो मैंने क्या लिखा है? प्री अमेंडमेंट, हर केस में 7500 था और अभी भी ना 7500 ही है। अब बच्चा कह रहे सर आपने तो कहा था वो 1000 रुपए पर टन आ गया। नालायकों, मैंने तब कहा था अगर वो 12,000 किलो से ऊपर जाएगा। अभी तक वेट कितना है? 12,000 किलो है। इट मींस अभी हैवी गुड्स व्हीकल नहीं बना, और अगर हैवी गुड्स व्हीकल नहीं बना तो क्या लिमिट होगी? 7500 रुपए की लिमिट होगी। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, आपका जो व्हीकल 5 है उसका वेट है 12,600। अब फटाफट से बोल देना 12,600 है, तो 12,600 का मतलब यहां पर कितना निकल कर आ गया? 13 टन। सर 13 टन ध्यान रखना। अब बच्चा कह रहा है सर आपने तो कहा था 1 टन में 1000 किलो होते हैं, तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करता हूं तो फिर तो मेरा निकल के आ रहा है 12.6। आपको बताऊंगा लो में ना इन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि अगर और पार्ट होगा तो हम क्या करेंगे। बट जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं उनकी बुक में, या इवन जो कमेंट्रीज हैं उनकी बुक में ये लिखा हुआ है कि आपका जो नियरेस्ट टन होगा ना, नियरेस्ट टन होगा आपको उसमें काउंट करके चलना है। अब सोच के बोलना, अगर मेरा यहाँ पर 12.6 बन रहा है तो नियरेस्ट क्या बनेगा? 13। तो यहाँ 13 टन जो होगा मैं 13 टन के अकॉर्डिंग चलूंगा। अब देखो 13 टन बन गया क्योंकि 12,600 है, डिवाइड बाय 1000, 13 टन हो गया। 1 टन का 1000 रुपए, तो 13,000 निकल कर आ गया। अब देखो फर्क आ गया जी। अभी तक अमेंडमेंट से पहले 7500 था, अब यहां पर कितना आ गया? 13,000 रुपए। ये इनकम निकल कर आ गई। अब तो अभी तक इनकम थी 7500 रुपए, अब इनकम निकल कर आ गई 13,000 रुपए। फर्क ही आ गया। उसके बाद देखो जी 15,340। अब देखो 15,340 वैसे कितना बनेगा? 15.34। अब इट मींस 5 से कम है, तो अगर 5 से कम होगा तो कितना बन जाएगा? यहाँ पर 15 टन बनेगा। 16 टन मत लिख देना सर, क्योंकि 15.3 आ रहा है। अगर 15.6 आता ना फिर मैं 16 टन बोलता। अगर 15.6 आता फिर मैं 16 टन बोलता। यहाँ पर क्या रहा है? 15.34 आ रहा है, तो 15 टन मल्टीप्लाई 1000, 15,000 इनकम आ गई। ये देखो ओल्ड में तो 7500 हर केस में थी। 17,000 आ गया, 17 टन है, 17,000 आ गई। 20,000 है, 20 टन है, 1000 से 20,000 आ गई। 22,000 है, 22 टन है, 1000 से 22,000 आ गई। 25,000 है, 25 टन है, 1000 से 25,000 आ गई। अब एक बार सोच के बोला सर यहाँ पर 7500 था तो इनकम पर मंथ आती थी 75,000, 75,000 आ गई जी। उसके बाद देखो नंबर ऑफ मंथ है 12। अब नंबर ऑफ मंथ 12 है। अच्छा 75,000 अब कैसे निकल कर आई? इनकम पर मंथ, नंबर ऑफ मंथ। अब पर मंथ का मतलब 10 रख है ना, देखो 7500 मल्टीप्लाई 10 तो 75,000 आ गई।
और ये टोटल निकल कर आ गया 1,42,000। अब 1,42,000 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी टोटल बिजनेस की इनकम निकल कर आ रही थी 9 लाख और अब निकल कर आएगी 17,04,000। देखो इतनी इनकम इंक्रीज कर दी है हैवी गुड्स व्हीकल वालों की। इट मींस अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर हैवी गुड्स व्हीकल हैं तो हैवी गुड्स व्हीकल वाले केस में ना हमें ये ट्रीटमेंट करना होगा। एक बार मुझे फटाफट से बोल देना सर, एक बार दोबारा से रिलैक्स माइंड से दोबारा समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है इसमें आपको अभी तक समझ में कुछ आया नहीं है खास। और खास क्यों नहीं आया? क्योंकि गवर्नमेंट ने कॉम्प्लिकेशन डाल दी हैं और क्वेश्चन बिल्कुल आसान बनेगा, सिर्फ समझना आराम से कूल माइंड से है। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा। एक बात मैंने सोच के बताना, बच्चा ये बात कह रहा है सर हम एक बार आपको बताएं। मैंने कहा बताओ सर। अभी तक ना आपने क्लास में ये कराया था कि चाहे वो हैवी गुड्स व्हीकल हो, चाहे वो मीडियम गुड्स व्हीकल हो, चाहे वो लाइट गुड्स व्हीकल हो, हर केस में 7500 पर मंथ और पार्ट और पर ट्रक करते हैं। अब आप ये बात कहना चाह रहे हो कि हैवी को अलग कर देंगे, अदर्स को अलग कर देंगे। मैंने कहा बिल्कुल। अब सर ये हैवी गुड्स व्हीकल की आपने डेफिनेशन बोली कि ऐसा गुड्स व्हीकल जो 12,000 किलोग्राम से ऊपर जाएगा। ऐसा गुड्स व्हीकल जो 12,000 किलोग्राम से ऊपर जाएगा वो हैवी गुड्स व्हीकल में आएगा। मैंने कहा ठीक है। और जो 12,000 किलोग्राम या उससे कम रहेगा तो वो अदर्स में आएगा। सर फिर आपने बोला अदर्स में ना आज भी लिमिट 7500 पर मंथ ही है। और हैवी गुड्स व्हीकल में गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, 1,000 रुपए पर टन। अब जितना तुम्हारा वेट होगा, जितना तुम्हारा उस व्हीकल का वेट होगा, अब उसमें निकाल लो टन कितने हैं, और जितने टन निकल कर आएंगे ना, जितने टन होगा उसको 1,000 से मल्टीप्लाई कर देना। देखो मैंने क्वेश्चन में ये तो किया है। देखो सबसे पहले 4 व्हीकल दिए, उसमें वेट कितने हैं, 7500, 9,000, 10,000, 12,000। ये सारे क्या हैवी हैं क्या? सर ये तो हैवी है ही नहीं। तो हैवी नहीं है तो अमेंडमेंट से पहले भी 7500 था और अमेंडमेंट के बाद भी 7500 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट मींस यहां पर पहले देखो 75 था, आज भी 75 है, यहां दिक्कत नहीं आ रही। दिक्कत अब ये निकल कर आ रही है अगले व्हीकल में। देखो अगले व्हीकल में क्या है, 12,600 है, डिवाइड बाय 1000, 12.6 आ गया। तो नियरेस्ट क्या बनेगा, 13। देखो 13 टन आ गया, 1,000 रुपए पर टन है तो इनकम आ गई 13,000 रुपए। फिर देखो 15,340 आ गया, 1,000 से डिवाइड करूंगा तो 15.3 आ गया। नियरेस्ट टन कौन सा हो गया, 15, 1,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 17,000 है, ये तो फिक्स है, 17 टन हो गया 17,000। 20,000 है, 20 टन हो गया 20,000। 22,000 है, 22 टन हो गया 22,000। 25,000 है, 25 टन हो गया 25,000। अब ये सारी इनकम निकल कर आ गई 1,42,000। अब देखो 1,42,000 ये निकल कर आई है पर मंथ की। कितने महीने होते हैं, 12। तो आपकी पूरे साल की इनकम निकल कर आ गई 17,04,000। जबकि पुराने लो से मैं करता तो मेरी इनकम थी 9 लाख रुपए। देखो मैंने आगे लिखा भी, आपको मैं दिखाता हूं। Although it is not clear whether only absolute number of ton are to be considered or it has to be rounded off to the nearest ton. In the absence of the guidance, it is rounded off to the nearest ton. मतलब देखो अभी यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये क्लियर नहीं किया कि अगर और पार्ट, जैसे मैंने बोला ना कि 12,600 है तो 12.6 टन बन रहा है। अब गवर्नमेंट ने बोला 1,000 रुपए पर टन है। अगर 1,000 रुपए पर टन है तो भैया 12.6 है तो मैं क्या करूंगा। अब उनकी गाइडेंस में ना कमेंट्री ये बात बोलती है, जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं वो भी ये बात बोलते हैं कि जो नियरेस्ट टन होगा उसमें काउंट कर लो। तो 12.6 है, 13 टन मान लो। और अगर 12.3 होता फिर क्या मानता, 12 टन। उसके बेस पे मैं इनकम निकालता। अब जो अगला क्वेश्चन है ना सर, मैं नहीं करूंगा आप करोगे। इधर देखो ध्यान से। एन असेसी हैज परचेज द फॉलोइंग व्हीकल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 19। उसने क्या बोला, एक असेसी ने नीचे दिए गए व्हीकल परचेज की हैं किस प्रीवियस ईयर में, 31 मार्च 19। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। 5 हैवी गुड्स व्हीकल किए हैं किस दिन, 11 जुलाई 18 को। 11 जुलाई 18 को 5 हैवी गुड्स व्हीकल परचेज किए हैं। उसका ग्रोस वेट दिया जी 22,000 किलो का। ठीक है जी। अब 22,000 किलो मीन्स कितना हो गया जी, 22 टन हो गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। फिर वो कह रहा है 4 लाइट गुड्स हैं, व्हीकल हैं, वो हैं 20 सितंबर 18 को परचेज किए। आओ जी एक बार देखते हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे 4 आएगा, या ऐसा करो यहाँ पर भी ना ये भी 5 ही कर लो। चलो ये भी 5 ही कर लो। 5 हैवी गुड्स हैं और 5 लाइट हैं, क्योंकि 10 तक होनी चाहिए ना। 10 से यहाँ तक 10 से ज्यादा तो नहीं है, 10 ही है। 5 हैवी हो गए, 5 लाइट हो गए। अब एक बार चेक करो जी, 5 हैवी में क्या करोगे, 11 जुलाई 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक। पहले कितने महीने बन रहे हैं, 9 महीने काउंट कर लेना। देखो उसने बोला ना 11 जुलाई 18 को परचेज किए, तो 11 जुलाई 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक कितने महीने बन रहे हैं, 9 महीने।
अब सोच के बोलना सर कितने टन मेरे निकल के आ रहे हैं, ये तो 22 टन आ रहे हैं ना, 22 टन आ रहे हैं, 22,000 है ना, हाँ तो 22,000 का आएगा 22, यहाँ पर 22 आएगा, यहाँ पर 22 कर लेना, तो ये मेरा आएगा 1000 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 9 और ये मल्टीप्लाई 5, ये आएगा 9,90,000, यहाँ पे 9,90,000 आएगा जी। सर एक बार ये दोबारा बता दो, हमें समझ नहीं आया कैसे। इधर देखो मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, 22,000 किलो है, 22,000 किलो मीन्स 22 टन, 22 टन 1000 रुपये पर टन है, तो कितना निकल के आ गया, ये 22,000 निकल के आ गया। अब 9 महीने हैं, 22,000 किसका है, पर मंथ का है, और कितने ट्रक हैं, 5 ट्रक हैं, तो 9,90,000 आ गया। अच्छा अब सर हमारे दिमाग में पड़ा है कि आप ये बात कहना चाह रहे हो जो ये 1000 रुपये पर टन है, ये 1000 रुपये पर टन पर मंथ और पर ट्रक है क्या? यस, यही तो कहना चाह रहा हूं। अब जितने टन होंगे ना, देखो जितने टन होंगे उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतनी जो इनकम निकल के आएगी वो पर मंथ और पर ट्रक की आएगी। ओहो, इसने सर हमारा दिमाग अभी तक खराब कर रखा था, अब हमें क्लियर हो गया। इट मींस अब हमें ये देखना है कितने टन है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो पर मंथ की होगी और पर ट्रक की होगी। अब जितने ट्रक दिए होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने महीने होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये टोटल वैल्यू आएगी। यस, ये बात कहना चाह रहा हूं। आगे देखो जी, 5 लाइट हैं। अब 5 लाइट में तो कुछ देखना ही नहीं ना, 7500 पर मंथ, देखो 7500 पर मंथ और कितने ट्रक है 5, तो एक बार मैं ये कैलकुलेट करूं, 7500 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, 2,62,500 प्लस में 9,90,000, यानी कि 12 लाख, ये इनकम निकल के आ चुकी है जी 12,52,500, इतनी इनकम निकल के आएगी। ये इनकम है जी, वो ऊपर गलत था, ये आपकी इनकम है 12,52,500, ये इनकम है। एक बार मैं दोबारा काउंट कर लेता हूँ, 9,90,000 9,90,000 प्लस में 2,62,500, यस 12,52,500, ये आपकी इनकम निकल के आएगी। इस क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे 5 नंबर के, जिनके न्यू सिलेबस में है या प्रोफेशनल में है, पक्का ये वाला क्वेश्चन बन सकता है 100%। ओल्ड वालों के एग्जाम में क्वेश्चन सेम बन सकता है, 1 नंबर के अंदर आपको आंसर दिखाना पड़ेगा, बट ओल्ड वालों में इतना बड़ा नहीं बनेगा। वो ये बोल देंगे हैवी है उसके बारे में बता दो, लाइट है उसके बारे में बता दो। तो सर अब ये सारी अमेंडमेंट हमारी इनकम टैक्स के पीजीपी के चैप्टर की है, ठीक है जी। और ध्यान रखना, बैलेंस जो चैप्टर है मिसलीनियस, उसमें एक आधी अमेंडमेंट है, उसकी मैं अमेंडमेंट क्लास नहीं डालूंगा। बच्चा कह रहा है क्यों? इधर देखो ध्यान से, मैं अमेंडमेंट क्लास क्यों नहीं डालूंगा, इधर देखो। अब यहां पर अच्छा एक अमेंडमेंट और है, वो एक बार डिस्कस कर लेता हूं। सेक्शन 43C याद करो सर, 50C जो हमने किया था, याद आ रहा है 50C? अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 105% से ज्यादा है, फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमारा सेल प्राइस बनता है। एक बार दोबारा से, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 105% से ज्यादा है, फिर स्टैम्प ड्यूटी वाला हमारा सेल प्राइस बनता है। सर ये आपने कहाँ कराया था, याद तो आ रहा है नालायक? कैपिटल गेन का 50C। मैं अब यहाँ पर नहीं करवा रहा, अमेंडमेंट क्लास, हाँ अमेंडमेंट क्लास 3 में, अमेंडमेंट क्लास 3 ओपन करो, अमेंडमेंट क्लास 3 ओपन करो, उसमें 50C चेक करो। 50C जो 50C तुमने वहां पर किया ना, वही सेम 43C ये कॉपी है। बच्चा कह रहा है ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे वो जो 50C तुमने किया ना, फर्क पता क्या है? वो कैपिटल एसेट वाले केस में है, ये स्टॉक इन ट्रेड वाले केस में। देखो मैंने लिखा भी है, 50C एप्लीकेबल ऑन कैपिटल एसेट, 43C ये स्टॉक इन ट्रेड, बाकी सारे पॉइंट सेम हैं, सारे पॉइंट वही। देखो एग्रीमेंट के दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, रजिस्ट्रेशन के दिन की, एग्रीमेंट के दिन की लेते हैं। अगर कुछ पैसा एडवांस में आ जाए, आपको याद करो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लीन सिस्टम। अगर कैश में आया तो फिर रजिस्ट्रेशन के दिन की लेते हैं, क्या था ना, कैश में नहीं आना चाहिए। तो वही सारी बातें जो 50C में आपने पढ़ी थी ना, वहां पर मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाए थे, एक बार जाके वो देख लेना। तो 43C है, 50C है सेम। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन बनेगा स्टॉक इन ट्रेड का तो 43C आएगा, अगर क्वेश्चन बनेगा कैपिटल एसेट का 50C आएगा, बाकी सारी पॉइंट सेम है, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। ये हमारी अमेंडमेंट है पीजीपी की। अब मैं 2-3 बातें आपको बताने चाह रहा हूं जो मेरी अपकमिंग वीडियोज हैं। अब मिसलेनियस चैप्टर की रिवीजन क्लास डालूंगा विद अमेंडमेंट। इट मींस जो मिसलेनियस चैप्टर में अमेंडमेंट्स है ना, उसकी अलग से अमेंडमेंट डाल रहा, क्योंकि छोटी छोटी सर 2-2 मिनट की अमेंडमेंट है। अब वो 2-2 मिनट की है, समझ में कुछ आएगा नहीं, तो मैं रिवीजन क्लास डालूंगा, उसमें ही अमेंडमेंट डाल दूंगा। इट मींस इनकम टैक्स की सारी अमेंडमेंट हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट अब खत्म हो चुकी हैं।
अगर मुझे कुछ लगेगा इसके अलावा और मुझे कुछ कराना है, अमेंडमेंट के क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। बट अभी तक सारी अमेंडमेंट हमारी इनकम टैक्स की कंप्लीट हो चुकी है। अब बच्चा कह रहा है सर जीएसटी एंड कस्टम, वही बताने जा रहा हूं। मिसलिनियस चैप्टर की रिवीजन डालूंगा विद अमेंडमेंट, जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास डालूंगा एंड कस्टम के अमेंडमेंट डालूंगा। अब जो आने वाले 8 या 10 दिन होंगे ना सर, बच्चा कह रहा है आप कमिटमेंट तो करते पूरी नहीं करते। सर आप मानोगे नहीं, बिलीव मी, मेरा दिल से सेटिस्फेक्शन मुझे मिलती नहीं जब मैं आपके लिए काम नहीं करता। मेरी थोड़ी सी तबीयत मतलब 1-1.5 महीने से मेरी हेल्थ की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मैं दवाई भी ले रहा हूँ। बस आपकी ब्लेसिंग मुझे चाहिए। आपकी ब्लेसिंग अगर मेरे साथ होंगी ना, बस मेरे अंदर एनर्जी लेवल आता रहा है, मैं रात को 12 बजे भी आपके सामने यहाँ पर बैठ के पढ़ा सकता हूँ, इतने मुझे पता है। जितना मुझे टाइम मिलता है मैं पूरा अपने लिए लगा देता हूँ सर। मेरा हेक्टिक शेड्यूल बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि मेरे बैचेस चल रहे हैं, उन्हें भी कंप्लीट करना है, ठीक है। वो भी कमिटमेंट्स मेरी हैं, आपसे भी कमिटमेंट है। पूरी जी जान से लगाऊं कि अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता हूं सर उतना करूं। बाकी देखो कुछ बच्चों को मुझे पता है कि बच्चे बुरा बोलते होंगे, बट मैं सर बिलीव मी आपके लिए मैं अच्छा सोचता हूं। बस इतना मुझे नहीं पता कि आप मेरे लिए क्या सोचते हो, बट मेरे दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। मैं चाहता हूं कि आपके लिए जिंदगी भर काम करता रहूं, मेरा दिल तो ये बात कहता है। बाकी मैं ऑलवेज ये बात कहता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो नहीं मैं कम सोचता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा दिल अगर साफ है, मैं आपके लिए दिल से चाहता हूं ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी, ठीक है नी। तो ये अपकमिंग वीडियोस मेरी आने वाली हैं। मिसलिनियस चैप्टर, जीएसटी के अमेंडमेंट, कस्टम के अमेंडमेंट, ये मेरी क्लास अब आने वाली है, ठीक है नी। तो आज हमने पीजीबीपी की सारी अमेंडमेंट कंप्लीट कर ली। कोई भी डाउट्स होगा, कसम है आपको गीता की, गीता मतलब किताबों की, कोई भी डाउट्स होगा ना अमेंडमेंट क्लास में, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसके डालना है। उसके डाउट्स को मैं डिस्कस करूंगा सर। सिंगल डाउट मत छोड़ देना अमेंडमेंट में, सिंगल डाउट भी जितना मुझसे हो सकेगा ना मैं उसको और एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा कि नहीं मेरे बच्चों को लॉस ना हो, बस मेरा दिल ये बात कहता है। तो कोई भी आपको डाउट होगा आपने यहाँ पे डालना है, और प्लीज मैक्सिमम शेयर कर देना सर इस अमेंडमेंट क्लास को, क्योंकि अमेंडमेंट से पक्का आना है। बाकी डिसलाइक तो आने लग ही गए हैं क्योंकि कई बच्चे गुस्से हो जाते हैं कि कमिटमेंट पूरी नहीं करता मैं। चलो कोई बात नहीं, उनकी कमिटमेंट भी मतलब सर मेरा दिल जानता है, बाकी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरा दिल जानता है बस, ठीक है। बाकी लाइक जो करते हैं, इतना प्यार देते हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच, प्यार देते रहा करो सर। और एक बात और, जो मैंने 3 इनकम टैक्स की क्लास डाली है वो मेरी पूरी क्लास है, ठीक है जी। वो सब बच्चों के लिए हैं, सिर्फ आपका बेस क्लियर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टैक्स निकालने नहीं आते, बहुत सारे बच्चों को सरचार्ज नहीं पता, एमआर नहीं पता, रिबेट नहीं पता। तो मेरा दिल किया, मैंने कहा पूरी क्लास डाल देता हूँ कि आराम से बैठ के घर में बच्चा सीख लेगा कि कैसे सब काम करते हैं, ठीक है जी। बाकी उसके अंदर भी डिसलाइक आगे बच्चा कह रहा है हम तो डिसलाइक करके रहेंगे, चलो कोई बात नहीं जी। बस अपना ये बता दिया करो क्या इंप्रूव करो, डिसलाइक कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी साथ में लिख दो ये इंप्रूव कर लो, ठीक है जी। सर इस क्लास में ये इंप्रूव कर लो, मैं इंप्रूव करने वाला हूं सर, मुझे इतना पता है, ठीक है जी। चलो बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये क्लास आपने जरूर देखनी है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, कहीं भी डाउट हो रहा है बार बार देखो, फिर मुझसे पूछो। इस क्लास में कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए, ठीक है, पक्का पक्का, यस सर। चलो जी बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लास के अंदर। बहुत सारा धन्यवाद आपको इतना प्यार देने के लिए, इतनी केयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके जी बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय जी, जय हिंद।